वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि भाई आपको पता है कि गेट एग्जाम में अभी अराउंड 3 मंथ्स रिमेनिंग है, तो इस 3 मंथ में किस तरह की स्ट्रेटेजी हो, किस तरह की प्लानिंग हो, सो दैट एक अच्छा गेट में रैंक आ जाए। तो इस वीडियो में हम लोग 2 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले वो कैंडिडेट जिन्होंने प्रिपरेशन अपने अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर दी है, एटलीस्ट जून या जुलाई में, और दूसरे वो कैंडिडेट जो अब स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन, यानी कि नवंबर से। इस लास्ट 3 मंथ में किस तरह की स्ट्रेटेजी हो, किस तरह की प्लानिंग हो, रिवीजन कैसे किया जाए, टेस्ट सीरीज को कैसे अटेंड किया जाए, तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में कुछ शॉर्ट में बता दें। तो मेरा नाम हिमांशु है और मैं अभी करंटली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में काम कर रहा हूँ। मैंने 2019 में मैकेनिकल से ऑल इंडिया रैंक 12 हासिल किया था और ये 2019 में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 3300 रैंक थी। तो ये मेरे बारे में है। रियली इम्प्रेसिव। AIR 12 AIR 12 लाना, मतलब मैं ये नहीं बोल दूंगा कि इम्पॉसिबल है। इसके लिए कहीं ना कहीं एक सही तरीके की स्ट्रैटेजी, एक सही तरीके की प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज गेट में आप 1000-2000 रैंक तो लेके आ सकते हैं, बट 100 के अंदर लाना, और वो भी 12, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो भाई मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो कैंडिडेट अपना प्रिपरेशन अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि मैं ये अज्यूम करता हूँ कि एटलीस्ट जून जुलाई में स्टार्ट किया है उसने, तो वो किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखे। मीन्स किस तरीके से रिवीजन करे, किस तरीके से प्रैक्टिस करे, कहाँ से प्रैक्टिस करे, और टेस्ट सीरीज को कैसे यूटिलाइज करे। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन थोड़ी अर्ली स्टेज में शुरू कर दी है, तो उनका अभी मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर खत्म हो गया है, तो उन्होंने अपना ऑलमोस्ट 50 to 60% सिलेबस खत्म कर लिया होगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले एक महीने में या दिसंबर के एंड तक वो 100 तो नहीं, बट कम से कम 90% या 95% के आसपास अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट अभी ये हो जाता है कि अभी गेट जनरली अर्ली फरवरी में होता है, तो हमारे पास हाथ में कुल मिला करके पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी रहता है। तो जो कि हमारे 3 महीने होते हैं। इन 3 महीनों में हमें ये ट्राई करना रहता है, या जिन लोगों ने अभी 60 या 70% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी ये है कि टेस्ट देना। आपने कितनी भी तैयारी कर ली है, कितनी भी प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन जब तक आप एग्जैक्ट माहौल नहीं दे एक्सपीरियंस कर पाओगे कि एग्जाम में क्या होता है, तब तक आप एंटिसिपेट नहीं कर पाओगे कि क्या चीजें गड़बड़ हो सकती है मेरे साथ एग्जाम में। इसलिए उनके लिए सभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी ये है कि वो टेस्ट देना शुरू करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि सारे टेस्ट सीरीज एक स्पेशल डिजाइंड रहते हैं। जैसे शुरुआत में टॉपिक वाइज रहते हैं, देन 2 टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन रहता है, देन सब्जेक्ट वाइज, फिर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, फिर फुल लेंथ। तो अभी वो टाइम रहेगा कि पूरे नवंबर को वो ट्राई करें कि यही टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को कंप्लीट करके देखें कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और उन टेस्ट में होने वाली मिस्टेक्स को वो अच्छे से एनालाइज करें। और उसके बाद जब ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट खत्म कर लेंगे, तो पूरा जनवरी ये फुल लेंथ टेस्ट देने में यूटिलाइज करें। फुल लेंथ टेस्ट जब आप देंगे, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आपका फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। तो आपको ये पता होता है कि आपका एग्जाम कौन से स्लॉट में पढ़ने वाला है, मॉर्निंग स्लॉट या आफ्टरनून स्लॉट। तो आप उस स्लॉट के हिसाब से आप अपने आप को ढालने की कोशिश करें, अपना रूटीन उस हिसाब से बनाएं, सो दैट कि आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से रेडी रहें। तो आप उसी स्लॉट में बैठ करके फुल लेंथ टेस्ट दें, उस टेस्ट में होने वाली गलतियों को एनालाइज करें। अब जैसा कि आपने बोला कि 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक जिन्होंने अर्ली स्टेज में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, दूसरी जो अब स्टार्ट करेंगे। तो अर्ली स्टेज वालों के पास ऑब्वियसली एक एडवांटेज होगा, क्योंकि उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो वो अपना ज्यादा समय दे सकते हैं टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करने में। ठीक है। दूसरा ये कि जो अब से सिलेबस स्टार्ट करेंगे कंप्लीट करना, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने अपने इंजीनियरिंग में कुछ तो पढ़ा होगा जो अभी भी फ्रेश हो। तो उन चीजों से अभी वो पहले स्टार्ट करना शुरू करें, ताकि उन्हें एक बूस्ट मिले। आने वाले एक महीने में वो अपना मैक्सिमम चीजें क्लियर कर पाए, कंप्लीट कर पाए। और फिर उनको भी मैं ये बोलूंगा कि टेस्ट देना शुरू कर दें, क्योंकि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट में ही हमें एग्जैक्ट पता लगता है कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं मेरे से। इवन दो आप सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा से परफॉर्म कर रहे हैं, आप सबके सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं, बट एग्जाम्स में जब जंबल करके क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास,
अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा वो मैन्युफैक्चरिंग का है, सेकंड क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है, थर्ड क्वेश्चन फिर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, तो उस समय हमारा दिमाग काफी मतलब प्रेशराइज्ड फील करता है अगर आप इस तरीके के टेस्ट को ना देते हैं तो टेस्ट देना इस समय सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता मीन्स दोनों ही टाइप के स्टूडेंट के लिए अगर देखा जाए तो टेस्ट का टाइम स्टार्ट हो चुका है, मीन्स टेस्ट देना तो एटलीस्ट उन्हें स्टार्ट कर देना चाहिए। है। एग्जैक्टली ओके। जो जो अभी स्टार्ट करेंगे उन्हें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मैनेज करके चलना है, क्योंकि वो अभी सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे होंगे, साथ ही साथ उन्हें अपने प्रैक्टिस पे भी थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत अगर वो पर्सन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो एटलीस्ट वो सब्जेक्ट टेस्ट से स्टार्ट कर सकता है। मतलब जैसे मान लो अभी सॉम हो गया, तो फिर सॉम का सब्जेक्ट टेस्ट दे दे, फिर थर्मोडायनेमिक्स है। हुआ फिर बिल्कुल उसका बिल्कुल। टेस्ट दे दे। तो इस तरह से प्रिपरेशन भी हो रहा है सब्जेक्ट का, प्लस टेस्ट की भी प्रैक्टिस हो रही है। बिल्कुल। ओके। और एक चीज और मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब जब भी आप कोई भी टेस्ट देते हो तो टेस्ट को एनालाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नंबर ऑफ टेस्ट तो बहुत दे देते हैं, लोग 70-80 टेस्ट दे देंगे, 25-30 मॉक फुल लेंथ टेस्ट दे देंगे, लेकिन उसके बाद भी जब आप देखेंगे तो आपके एवरेज मार्क्स बढ़ नहीं रहे होते हैं। हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम टेस्ट जिस तरीके से दे रहे हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट में हमारा परफॉर्मेंस उससे अच्छा हो। और ये होने के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हर पर्टिकुलर टेस्ट को एनालाइज करना। इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हर टेस्ट को सीरियसली देना। जब तक आप किसी भी टेस्ट को सीरियसली नहीं देंगे आप उस टेस्ट को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। पहला तो ये है कि आप एग्जैक्ट ये फील करके बैठो किसी भी टेस्ट देने को कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आप उस टेस्ट को दे रहे हो, नंबर वन। नंबर टू कि अगर आप उस किसी भी टेस्ट में आप जो मिस्टेक करते हो वो जनरली मतलब ब्रॉडली देखा जाए तो वो तीन तरीके की होती हैं। नंबर 1 आपका सिली मिस्टेक्स हो सकता है, नंबर 2 कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है, नंबर 3 कंसेप्चुअल मिस्टेक्स। अब आपको देखना है कि आप इन तीनों मिस्टेक्स को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं। सिली मिस्टेक्स हैं तो आपको थोड़ा सा देखना होगा कि बहुत बार सिली मिस्टेक्स में क्या होता है कि आपने क्वेश्चंस को ठीक से नहीं पढ़ा, आप जल्दबाजी में थे, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स है तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा से थोड़ा ब्रश अप करने की जरूरत है। और अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स आ रही है जो कि जनरली वर्चुअल कैलकुलेटर में होता है, लोग 10,000 की जगह एक जीरो बढ़ा के या घटा के लिख देते हैं, या उन्होंने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा नहीं, कहीं बाई टू करना था वो करना भूल गए, या इंटू टू करना था ये करना भूल गए। ये सारी चीजें टेस्ट में होंगी आपके साथ। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इन सारी चीजों को आप एक हर टेस्ट से में जितनी भी आप गलतियां कर रहे हो उसको एक शॉर्ट नोट्स में लिखो आप कि मैंने इस टॉपिक पे गलतियां की, इस क्वेश्चन में ये गलतियां की, और उसको आप डेली एक बार रिवाइज करो। तो आई एम श्योर कि आप जो नेक्स्ट टेस्ट देने जाओगे उस समय जैसे ही ये मिस्टेक आप करने जाओगे वहां पर आप रुकोगे, थोड़ा सा समय लोगे और उस चीज को अपने मिस्टेक्स को रिड्यूस कर। ये आपने एक एडिशनल पॉइंट बोला कि नोट्स तो सब रिवाइज करते हैं, बट मिस्टेक्स का रिवीजन करना ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मिस्टेक्स रिड्यूस और करनी है और एक्यूरेसी को इंक्रीज करना। जब हम लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो किस तरह से हमारी अप्रोच होनी चाहिए? जैसे जब हम अपने टाइम पे 2019 में जो गेट होता था उस समय जो क्वेश्चंस रहते थे वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहते थे, 65 क्वेश्चन। एक पार्ट रहता था आपका एप्टीट्यूड और दूसरा पार्ट रहता था टेक्निकल। उस टेक्निकल में मैथ्स में इंक्लूडेड रहता था। लेकिन स्टिल एक एक मेथडोलॉजी आपको बनाना पड़ेगा जब भी आप टेस्ट दे रहे हो। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 3, 4 या 5 टेस्ट देने के बाद अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि मेरे को टेस्ट स्टार्ट कैसे करना है, मुझे अटेम्प्ट कैसे करना है, मुझे 1 नंबर के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, 2 नंबर के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। इस तरीके का कोई एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इस तरीके से करना है। आपको इस तरीके से मूव फॉरवर्ड करना है, वॉट एवर सूट्स यू। मतलब आपने एक देखा कि मैंने एक टेस्ट में शुरू किया 1 नंबर और मैं मेरे अच्छे मार्क्स है, तो आपके लिए वो जो तरीका है वो सूटेबल है। कई बार ऐसा होता है कि वो तरीका फेल हो जाएगा या आप क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो आप फिर बड़े क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करो, उसके बाद फिर मूव फॉरवर्ड करो। मैं ये समझता हूँ कि आपको पहले अपनी एक स्ट्रैटेजी खोजनी पड़ेगी। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3, 4 टेस्ट इस तरीके से डेमो मोड में दे करके अपना एक स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करो और उसके बाद उस पे ही काम करने की कोशिश करो। जैसे मेरे टाइम पे मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं पहले टेक्निकल अटेम्प्ट करूंगा और मैं पूरे पेपर को 3 बार में अटेम्प्ट करता था। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं सीरियल से शुरू किया क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन आई वेंट टू क्वेश्चन नंबर 65, इस तरीके से नहीं। मैंने पहला क्वेश्चन देखा, मेरे से हुआ तो मतलब मैंने उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि ये मेरे से हो जाएगा, मैं आगे बढ़ा। मुझे देख के ऐसा लगा कि इसमें समय ज्यादा लग सकता है तो जस्ट लीव इट देयर, यहाँ पे बाद में आएंगे। वैसे करते करते जब मैंने एक अटेम्प्ट लिया तो मुझे पता चला कि मेरे 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए।
फिर मैं मूव फॉरवर्ड किया बड़े क्वेश्चंस पे। तो बड़े क्वेश्चन में मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगा, बट ये टाइम टेकिंग है, तो मैं उस पर लग गया और उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश किया। जब इतना किया तो मुझे पता चला कि 40 to 45 क्वेश्चन मेरे सेकंड अटेम्प्ट में हो गए। अब ऐसा होगा कि उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अटेम्प्ट करोगे बट आप फंस जाओगे। उन क्वेश्चंस को आप थर्ड और अंतिम अटेम्प्ट में उनको ट्राई करो और उनको फिनिश करने का कोशिश करो। तो इस तरीके से मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मतलब 3 फोल्ड अटेम्प्ट एक स्ट्रैटेजी अपनाओ, ताकि इससे एक तरीका ये भी है कि जो क्वेश्चंस अभी मान के चलिए बाय मिस्टेक आपसे छूट गया हो, तो वो भी आप दोबारा वहां जा करके देख सकते हो, या बीच में कोई आपसे सिली मिस्टेक हो गई हो तो अचानक से आपकी नजर उस पर पड़ जाए तो आप उसको पॉइंट आउट कर सको। तो ये 2-3 स्ट्रैटेजीज है जो आप अपना सकते और पेपर कंप्लीट होने के बाद क्या आपने एक बार चेक वगैरह किया था क्या, मतलब फिर से सबका सॉल्यूशन चेक करना या वेरीफाई करना? हो। ये चीज डिपेंड करता है। जैसे मेरे साथ ऐसा होता था कि मैंने जनरली जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे फुल लेंथ, वो मेरे जनरली 2.5 आवर्स में खत्म हो गया। तो मेरे पास आधे घंटे का टाइम रहता था मेरे हाथ में, जिनको मैं जिसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें मुझे सॉल्व करने के बाद भी डाउट लग रहा है, उनको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देता था और मैं उनको दोबारा चेक कर लेता था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ फाइनल एग्जाम में ऐसा नहीं हो पाया। फाइनल एग्जाम में ऐसा था कि मैं लास्ट मिनट तक क्वेश्चन सॉल्व ही करते रह पाया था। तो ये चीजें भी हो सकती हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो आपको रेडी रहना होगा हर चीज के लिए। अगर आपको समय मिला तो डेफिनेटली आप चेक करो, अगर आपको समय नहीं मिला तो उस हिसाब से भी आपको रेडी रहना होगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो प्रिपरेशन तो काफी अच्छे से कर लेते हैं, मतलब उन्हें सारे कंसेप्ट पता होते हैं, सारे फॉर्मूलाज पता होते हैं, लेकिन जैसे ही वो टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो मेजर प्रॉब्लम में, मेजर न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इसको किस तरीके से वो स्टूडेंट टैकल करे? देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अभी पहले ये समझना होगा कि हम जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो एक रिवीजन है, वो एक प्रैक्टिस है, बेसिकली एक नेट प्रैक्टिस है जो कि हम एक फाइनल मैच के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जितने मिस्टेक्स करेंगे हमारे पास ऑप्शन है उन्हें सुधारने का, इसीलिए हम इस मॉक टेस्ट को कर रहे हैं। दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि ये जो पैनिक और स्ट्रेस लेकर के हम जो काम करेंगे वो हमें कुछ नहीं देके जाएगा, वो हमारे लिए नुकसान ही करके जाएगा। वो हमें हमारे 1-2 मार्क्स या 5-10 मार्क्स रिड्यूस ही करके जाएगा, रादर देन हमें कुछ दे करके जाएगा। तो इसलिए सबसे पहली बात ये समझनी है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब इवन दो हमें पता है कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उस क्वेश्चन को वहीं पे लीव करना है, उस क्वेश्चन पे अड़े नहीं रहना है, क्योंकि अगर वो हम करेंगे तो उसके बदले हम जो कोई दूसरा क्वेश्चन जिसे हम जल्दी सॉल्व कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इन्हें ये समझना है कि ये मॉक हम कर क्यों रहे हैं। मॉक दे रहे हैं एक नेट प्रैक्टिस के लिए, तो ट्राई कीजिए कि इस मॉक को हम जितना सीरियस हो सकता है उतना सीरियस दें, जितना हम एक्चुअल कंडीशन को वहाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं वो करें। आप जैसे मेन एग्जामिनेशन हॉल में एक एक टेबल और चेयर पे बैठ करके विद यूजिंग वर्चुअल कैलकुलेटर आप टेस्ट दोगे, उस तरीके से ही करो। क्योंकि जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पता है कि अरे हम टेस्ट दे रहे हैं घर पे, बट स्टिल दे यूज देयर हैंड कैलकुलेटर या इंजीनियरिंग वाला कैलकुलेटर कि ठीक है कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे बाद में। बट ये सारी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि आप मेन एग्जामिनेशन को यहाँ रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। वो सारी चीजें करो जो आप मेन एग्जामिनेशन में करोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब टेस्ट देने बैठते हैं तो शुरू के 1-2 घंटे में हमारा एंथुजियाज्म बहुत अच्छा होता है, हम काफी सीरियस होते हैं, बट लेटर ऑन जब हमसे 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही है, हम यहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलो इस टेस्ट को यहीं छोड़ते हैं, बाद में देंगे 1 घंटे का। ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें इस टेस्ट को 100% सीरियसली देना है और आगे बढ़ना है। और एक और चीज जो मैं रेकमेंड करूंगा, जो मुझे मतलब काफी ज्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी और सेकंड अटेम्प्ट में भी, ये जो सेंटर बेस्ड टेस्ट कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने सेंटर बेस्ड टेस्ट कराते हैं। इसमें ऐसा क्या होता है कि हम जो घर पे बैठ के टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं वो उसमें भी हम अकेले ही बैठ के देते हैं, हमारे आसपास कोई और नहीं रहता है, तो हम एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो फील नहीं कर पाते हैं। बट अगर पॉसिबल हो, जैसे अभी कोविड कोविड की जो कंडीशन है वो भी नॉर्मलाइज हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल सेंटर बेस्ड टेस्ट होंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने भी सेंटर बेस्ड टेस्ट आप दे पाओ, तो मैंने अपने 2019 वाले अटेम्प्ट में तीनों के सेंटर बेस्ड टेस्ट दिए थे, तीनों सेंटर बेस्ड टेस्ट दिए थे। और मैं मतलब मैं ये बोलूंगा कि मेरा जो एवरेज रैंक था वो एग्जैक्टली मेरा प्रोजेक्ट हुआ था फाइनल रिजल्ट में। तो जो आप घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हो वो भले प्रोजेक्ट ना हो, बट सेंटर बेस्ड टेस्ट मेरे मेरे मतलब ओपिनियन में सेंटर बेस्ड टेस्ट में जो आपका परफॉर्मेंस रहता है वो आप एक्सट्रापोलेट कर सकते हो अपने फाइनल रिजल्ट। मैं बोलूंगा कि आप सेंटर बेस्ड टेस्ट को सीरियसली दो, उसमें आपको एक एग्जाम का फील आता है, क्योंकि आपके सराउंडिंग्स में वैसे ही स्टूडेंट्स बैठे रहेंगे चारों तरफ, आपको वो प्रेशर फील होगा।
क्योंकि अगर आप अपना एक टेस्ट में स्क्रूड अप करते हो तो स्टिल आपके पास 2 टेस्ट है जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव और अपने आप को ज्यादा अच्छे से जज कर सकते हो। ये कुछ रिकमेंडेशन है जो आप कर सकते ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका क्या होता है कि जब वो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो अगर उनका वहां पे रैंक अच्छा नहीं आता है या मार्क्स कम आते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं और उसकी वजह से वो अपना प्रिपरेशन कभी कभी छोड़ देते हैं। या कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पैनिक हो जाते हैं कि अरे यार मेरा तो मॉक में इतना कम रैंक आ रहा है, इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक गिव अप के स्टेज में चले जाते हैं वो। तो उसको कैसे वो टैकल करें? हो। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ये आपके फाइनल रिजल्ट पे प्रोजेक्ट होगा, इसका कोई भी मतलब चांसेस नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप जो यहाँ मॉक में स्कोर कर रहे हो वही आप एग्जैक्टली एग्जाम हॉल में करके आओगे। इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। टेस्ट सीरीज से सबसे पहले आपको क्या जानना है, वो आपको टेस्ट सीरीज एनालाइज करना सीखना है। आपको ये सीखना है कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप अपने पहले टेस्ट में ही आप 98 नंबर या 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर दोगे। आपको बस इम्प्रूव, आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, बस यही आपको ध्यान देना है कि आप अपने पहले टेस्ट में अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं 100 में, तो अगले टेस्ट में आपके 100 में से 45 नंबर आने चाहिए। आपका कोशिश बस ये रहना चाहिए। आपका कोशिश किसी से भी कंपैरिजन करने का नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप ये देखते होंगे कि अगर मैं एक स्टैट्स ही बताऊं तो मेरे टाइम पे मैकेनिकल से गेट देने वाले लोगों के का नंबर 1.64 लाख, और उसमें से जॉब लगेगी हार्डली 500। ठीक है, 500 को पीएसयू मिलने वाले हैं, या 500 से 1000 लोगों की ही ऐसी रैंक रहेगी जो कि कुछ जिनको कुछ मिलेगा, आईआईटी करेंगे अच्छे कॉलेज से, या उनको अच्छा पीएसयू मिलेगा। ये परसेंटेज काफी कम है। तो आपको लगेगा कि जो आप अपने आप को जज कर रहे हो उस रैंक पे जिसमें 90% जो कंपटीशन है वो नल है, मतलब वो कौन है उनके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे टेस्ट में मैंने ऐसा देखा था कि ऐसे क्वेश्चंस जिनको आ, 10 मिनट में भी आप सॉल्व नहीं कर सकते थे, उन क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है 6 सेकंड में, विच इज जस्ट इम्पॉसिबल। तो आप वहां पर उन चीज को देख करके डिमोटिवेट नहीं हो सकते हो। आपको आपको ये पता रहना चाहिए कि आप टेस्ट सीरीज क्यों दे रहे हो। आपका टेस्ट सीरीज देने का मेन मोटो होना चाहिए कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं अपने मिस्टेक्स को रिड्यूस कर रहा हूँ। जब तक मतलब जब तक आपका एम ये रहेगा तब तक आप डिमोटिवेट नहीं होगे। आपको आपका मेन कंपटीशन यहाँ नहीं है, आपका मेन कंपटीशन मेन एग्जाम वाले दिन है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने केवल 10 फुल लेंथ दिए, और 10 फुल लेंथ सिंसियरली दिए, जिन्होंने जिनके मेन इधर मेन जिनका सिलेबस भी इवन 70% कंप्लीट नहीं था। उन्होंने बस मॉक्स को अच्छे अच्छे से दिया जिसमें उन्होंने इम्प्रूव अच्छे से किया, और वो कुछ नहीं तो 70 से 75 नंबर मेन एग्जाम में लेकर के आ गए। उन्होंने किया क्या, बस अपने ओके। इस 10 टेस्ट में अपने आप को इम्प्रूव किया, अपनी गलतियों को सुधारा, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाया। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए रादर देन कि ये देखने का कि मेरी रैंक कहाँ आ रही है और बाकियों की रैंक कहाँ है, क्योंकि वहां पर मोस्ट ऑफ द कंपटीशन आर जस्ट नल एंड वॉइड। क्योंकि कहीं ना कहीं क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी डजेंट मैटर। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दो दो तीन तीन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। वहां पे जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी प्रॉब्लम दिए गए हैं, उसके कंसेप्ट को सीखिए। मुझे लगता है दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि मैकेनिकल पेंटोमैथ का जो टेस्ट सीरीज है फॉर द गेट, इट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगा कि आप जाएं, फ्री डेमो टेस्ट है, आप देखें किस तरह की क्वालिटी है, और बेस्ड ऑन दैट आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। और इस फ्री डेमो टेस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाएं वहां से अटेम्प्ट करें। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चंस को लेके स्टक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कहीं से कुछ एक क्वेश्चन मिला और उसी क्वेश्चन में वो पूरा दिन निकाल देते हैं, ये बुक पढ़ेंगे वो बुक पढ़ेंगे, और हालांकि वो जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग ही कैटेगरी का है। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके ऊपर बस एक ही चीज ये बोलना चाहूंगा कि गेट एग्जाम में 65 क्वेश्चन होते हैं। वहां पर आपको इस चीज पे जज नहीं किया जा रहा है कि आपने हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। वहां पे आपको इस चीज पे जज किया जा रहा है कि आपने कितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो अब इससे बस हमें यही पता चलता है कि हमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है
जो कि हमारा टाइम ज्यादा ले रहा है, 5 मिनट लग गया, 6 मिनट लग गया और हम उस आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन वहां पे डाला ही इसलिए गया है कि आप उस क्वेश्चन में पड़ जाएं और आप उसके चलते अपने 3 क्वेश्चन के समय को बर्बाद कर दें। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन से हमें बचना है, ऐसे इस तरीके के टॉपिक से हमें बचना है। हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मेरे साथ भी इस तरीके का मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस को मैंने अपने ईगो पे ले लिया था कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व कैसे नहीं होगा, और मैं उसमें अपना 10 मिनट दे गया, जिसके चलते मेरे 2-3 क्वेश्चन इधर के छूट गए। और सिमिलर चीज मेरे साथ 2019 में हुआ था, लेकिन मेरे ये चीजें मुझे पता थी कि इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे गेट में। तो अगर गेट में बस एक ही मंत्र आप ये लेके चलो कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका 3 से 4 स्टेप से ज्यादा जा रहा है, इट मीन्स उस क्वेश्चन को अभी नहीं सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, मार्क्स और रिव्यू करके उसे छोड़ दीजिए और पहले सारे इजी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि गेट में 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3 से 4 स्टेप्स के बाद आपके आंसर्स आ जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन होगा। तो आप उन क्वेश्चंस को ईगो पे ना लेते हुए मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको अंडर 50 अंडर 100 रैंक लाने हैं तो आपका अटेम्प्ट मोर देन 60 होना चाहिए। इस चीज को दिमाग में रखिए और क्वेश्चंस को ईगो पे नहीं लेना। ओके ओके ओके, ग्रेट भाई, ग्रेट। सो ओवरऑल देखा जाए तो आपने सारे ही पॉइंट्स को कवर कर लिए, और मुझे लगता है कि अगर एक एस्पिरेंट्स इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे स्ट्रेटेजीज को अगर सही तरीके से फॉलो करे तो डेफिनेटली उसका एक बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा गेट में। अब भाई मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को फाइनल मैसेज दें। फाइनल मैसेज में मैं ये बोलूंगा कि अभी सफिशिएंट टाइम है आपके पास जिसमें आप अभी बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। मतलब ये वो टाइम नहीं है जहां पर आपको गिव अप करना है, ये वो टाइम है जहां पे आपको अभी और हासिल करना है। मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि हमें एग्जाम के 1 सप्ताह पहले पढ़ना छोड़ देना चाहिए, ज्यादा 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 स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बट गेट इस तरीके का एग्जाम है जहां पर आप लास्ट मोमेंट तक ये श्योरिटी नहीं कर दे सकते हो कि मैंने 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो इस जहां पर आप श्योरिटी दे ही नहीं सकते हो कि मैंने कितना कंप्लीट किया है, तो वहां पर एक ही चीज क्लियर है कि हमें अपने लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहना है, हमें अपने लास्ट मोमेंट तक हासिल करना है। और एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। तो जब तक आप फाइनल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सबमिट ना कर दो, तब तक आपको हासिल करना है, तब तक आपको टेस्ट देना है, तब तक आपको क्वेश्चंस करते रहना है, पढ़ते रहना है। अगर आपके एक दिन के पढ़ने से अगर आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स 10 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये काम क्यों नहीं करने का, क्यों 1 सप्ताह पहले हमें पढ़ना छोड़ देना है। ये सारी चीजों को करिए। उसके बाद थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एक महीने पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आपको स्लॉट पता चल जाएगा। उस हिसाब से आप अपने रूटीन को, अपने आप को थोड़ा कंडीशन करेंगे। उस हिसाब से अपनी जो भी स्लीप पैटर्न है उसको थोड़ा सा क्लियर करना है कि हम उस पर्टिकुलर स्लॉट में हम अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पे रहें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, अपना ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सही से रखें, स्लीप पैटर्न सही से रखें। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आई एम श्योर कि अब अभी आप अपने आप को जिस भी जगह पर इमेजिन कर रहे हैं वहां से आपकी कंडीशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच हिमांशु फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट अब हम इस सेशन को यहीं फिनिश करेंगे। सो थैंक यू, बाय, टेक केयर। थैंक यू प्रवीण, बाय।